जय हिंद दोस्तों। बीते 25 अगस्त हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों को एक साथ नोटिस इशू किया। ये नोटिस क्या था और किस लिए था, इसे आगे समझेंगे। पर इसकी शुरुआत 15 अगस्त हमारे 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन हुई, जब ऑनरेबल प्रधानमंत्री मोदी देश की महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे। और जब ठीक उसी दिन कुछ ऐसा हुआ गुजरात के गोधरा जेल में, जिसने हमारे देश, हमारे समाज को सोचने और खुद का अवलोकन करने पर मजबूर कर दिया। ये तस्वीरें हैं उसी गोधरा जेल की, जहां 15 अगस्त को 11 दोषियों को रिहा किया गया, गुजरात राज्य सरकार की रिविजन पॉलिसी या क्षमा नीति के द्वारा। पर ध्यान दीजिएगा, दोषियों को, ना कि आरोपियों को, जिन्हें देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी करार दिया है हत्या और गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध का। अब आप सोच सकते हो, ऐसा कैसे और ये फूलमाला क्यों? और आपके ये प्रश्न सामने लाते हैं दो और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट ने इतने हीनियस और घिनौने गुनहगारों को पर्पसफुली या जानबूझकर छोड़ा? और क्या ऐसे लोगों का तिलक और मालाओं के साथ स्वागत होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी विचारधारा? तो आइए वीडियो को आखिरी तक देखते हैं और समझते हैं इन दोनों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमारे समाज के। Forget about politics, ideologies, agendas, ecosystems, and ask ourselves just one question. Since when was it okay in our country, India, to celebrate rapists and murderers? सत्ताईस फरवरी 2002 गोधरा गुजरात, जहां कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस की बोगीज में 1000 से 2000 की मुस्लिम भीड़ के द्वारा आग लगा दी जाती है, जिसमें 60 हिंदू जिंदा जला दिए जाते हैं, जिसमें निर्दोष मर्द, औरत, बच्चे शामिल थे। इस हैवानियत के बाद गुजरात में सांप्रदायिक उन्माद चरम पर था और देखते ही देखते सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। गुजरात के दाहोद जिले का राधिकपुर गांव भी इससे अछूता नहीं था, जहां 21 वर्ष की बिल्किस बानो, जो 5 महीने के गर्भ से थी, अपने परिवार के साथ रहती थी। और दंगों के शुरू होने के बाद 17 लोगों के समूह में बिल्किस और उसके परिवार के लोग अलग अलग गांव में शरण लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन 3 मार्च साबरमती एक्सप्रेस को जलाए जाने के 4 दिन के बाद, जब वो लोग दूसरे गांव छपरवाड़ की तरफ बढ़ रहे थे, तब लोगों की एक भीड़ ने उन्हें रोका और इसके बाद 14 लोगों की नृशंस हत्या, जिसमें बिल्किस की 3 वर्ष की बच्ची शामिल थी, और बिल्किस के साथ 4 और महिलाओं का सामूहिक बलात्कार हुआ। बिल्किस सिर्फ जीवित इसलिए बची क्योंकि भीड़ उसे भी मरा हुआ मानकर चली गई थी। और अब सबसे अफसोस या फिर शर्म की बात, ये लोग जिनका तिलक लगाकर और माला पहनाकर लड्डू खिलाकर स्वागत किया जा रहा है, उसी भीड़ का एक हिस्सा थे। सालों की कानूनी लड़ाई, जिसमें केस का गुजरात से महाराष्ट्र शिफ्ट किया जाना और सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेशन शामिल थे, वर्ष 2008 जनवरी में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 7 लोगों को सबूत ना होने के कारण बरी किया और 11 प्रमाणित दोषियों को उम्र कैद या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि जब इन दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई थी, तो गुजरात सरकार ने इन्हें रिहा कैसे किया? अब जरा एक लीगल टेक्निकलिटी को समझ लेते हैं, किसी सरकार विशेष पर सवाल करने से पहले। आर्टिकल 72 और 161 हमारे संविधान का ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल स्टेट गवर्नर्स को ये पावर देती है किसी भी सजा को कम या खत्म करने की, जो दोषियों को दी गई है कोर्ट्स के द्वारा, इंक्लूडिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जेल या कारागार एक स्टेट या राज्यों का सब्जेक्ट है, या कहें उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए सेक्शन 432 सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये पावर देती है राज्य सरकारों को कि वो किसी कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को खत्म या फिर कम कर सकें। पर ये सेक्शन 432 सीआरपीसी वहां लागू नहीं किया जा सकता जहां सजा मृत्यु दंड की हो या फिर उम्र कैद की हो, बशर्ते दोषी ने 14 वर्ष की अवधि पूर्ण की हो अपने कारावास की। और ये 14 वर्ष की अवधि याद रखिएगा। अब वापस चलते हैं बिल्किस बानो केस पर, जिसमें एक दोषी इन 11 में से एक राधेश्याम शाह ने इसी वर्ष 15 साल 4 महीने जेल में बिताने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी उसके लाइफ इम्प्रिजनमेंट को खत्म करने की। और 13 मई 2022 को जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने गुजरात सरकार को राधेश्याम शाह की एप्लीकेशन को कंसीडर करने के आदेश दिए, गुजरात राज्य की 1992 या 1992 की रिमिजन पॉलिसी या क्षमा नीति के आधार पर।
लेकिन यही 1992 की रिवीजन पॉलिसी गुजरात गवर्नमेंट की वर्ष 2012 में खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा निरस्त या खत्म कर दी गई थी। अभी 2014 की नई रिवीजन पॉलिसी के अनुसार सीबीआई द्वारा या किसी भी सेंट्रल एजेंसीज द्वारा इन्वेस्टिगेट किए गए और रेप, गैंग रेप के केसेस में किसी भी तरह की क्षमा या रिवीजन नहीं दी जा सकती। तो अब सवाल आना स्वाभाविक है हमारे दिमाग में, तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने 1992 की पॉलिसी क्यों इस्तेमाल करने की बात कही गुजरात गवर्नमेंट को। अब यहां समझिए पूरा सर्कल। इन 11 दोषियों को सजा दी गई 2008 में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के द्वारा, जब गुजरात की 1992 की क्षमा नीति प्रयोग या फोर्स में थी। क्योंकि उसे खत्म किया गया वर्ष 2012 में, इसलिए सजा पर 1992 की ही रिवीजन पॉलिसी यूज की जा सकती है हमारे देश के कानूनी प्रक्रिया के अनुसार। ये रही कानूनी प्रक्रिया की बात, पर पर्पसफुली ये पेंट किया जाना किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को रिहा किया गया और उसे जोड़ना देश की महिला सुरक्षा से और बेटी बचाओ जैसे आंदोलन का मजाक बनाने के लिए सिर्फ अपना एजेंडा और प्रोपेगेंडा पुश करने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे घिनौने अपराध के दोषियों का जिस तरह से स्वागत रिहा होने के बाद फूलों और तिलक लगाकर हुआ, वो एक मानसिक रूप से अस्थिर करने वाला दृश्य था, जिसकी किसी भी सभ्य समाज में जगह नहीं हो सकती कभी भी किसी के भी द्वारा, और जिसकी खुद बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी कड़े शब्दों में निंदा की महाराष्ट्र असेंबली में। और इन सबके बीच पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उन सभी 11 दोषियों की क्षमा या रिविजन को खत्म करने के लिए दायर की जा चुकी है, जिसकी हियरिंग के दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को सेंटर और गुजरात गवर्नमेंट दोनों को नोटिस भेजकर उनका जवाब मांगा है। और इस पूरे पीआईएल का नतीजा जो भी हो वो सभी को मान्य ही होगा, क्योंकि यहाँ कोई विशेष राजनीतिक पार्टी नहीं होगी बल्कि देश की सर्वोच्च न्यायालय होगी। और शायद इसके बाद कुछ लोगों का अपना एजेंडा या प्रोपेगेंडा ना चल पाए किसी और के दर्द और तकलीफ की आड़ में। जय हिंद।